तुम भाई तब तक कोई 2-3 मिनट पुरानी बात पूछ रही हो तो पूछ सकते हो। मतलब ये बेसिकली मान के चलो आज 11 शुरू होगी है ना, क्योंकि 9th वाली चीजें चल रही थी इसलिए तुम्हें बहुत डिफिकल्ट भी लग रही थी। अब जो आज से शुरू होगा ये ठीक ठीक लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 9th क्लास ढंग से पढ़ के नहीं आए थे इसलिए तुम्हें ज्यादा दिक्कत आई इसमें पहले वाले पार्ट में। आर्यन भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो बड़े? अरे ये जो पिछला वाला चैप्टर था ये होगा क्या दोबारा? होगा लेकिन ये समझ में ज्यादा इसलिए नहीं आता क्योंकि 9th क्लास का रही है, करा तो नहीं दोबारा। सर, मेरे मेरे पिछले मतलब इस हफ्ते ना थोड़े क्लास अप डाउन रही थी हाँ तो वो कोई इसलिए ज्यादा दिक्कत अच्छे नहीं, से होता तो रहेगा ही। लेकिन अभी क्या है कि 9th का था इसलिए समझने में दिक्कत आई बच्चों को, इसीलिए घबरा गए वो 11 से, है ना। अब 9th में ढंग से पढ़ के आए होते तो समझ में आ जाता वो, इसलिए दिक्कत आई। होगा तो जरूर। अब आज वाला बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, आज वाले में कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है। लिख लो भाई। चैप्टर का नाम लिख लो, वेक्टर्स। पहले तो लिखो फर्स्ट, थोड़ी थोड़े लिखते रहना जिससे कि तुम्हें समझ में भी आ जाए और याद भी रहता है क्या लिखा तुमने खुद भी। पहले लिख लो स्केलर क्वांटिटी, scalar quantities are the quantities having only the magnitude. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं हो। जैसे तुमने कहा कि मैंने 10 मिनट के अंदर कोई काम खत्म कर दिया, है ना, वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट,
तो ये थोड़ा ना बताओगे 10 मिनट किस डायरेक्शन में, कि नॉर्थ में 10 खत्म किया या साउथ में, ये कुछ नहीं। तुमने कोई काम 6 दिन में खत्म कर लिया, बात खत्म। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ किस डायरेक्शन में, वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ। तुम 5 मीटर चलते हो, है ना, 5 मीटर चलते हो, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन बताने की। डायरेक्शन नहीं बताओगे, डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यदि तुमने कह दिया 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक, तो बहुत सारी क्वांटिटी जिनमें हमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल्स हैं दुनिया भर के 9th क्लास में भी तुमने याद किए होंगे, अब कर लेना। मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। प्रेशर खास तौर से याद कर लेना, क्योंकि प्रेशर से तुम्हें लगता है फीलिंग आती है कि भाई कोई डायरेक्शन होगी प्रेशर की, बट प्रेशर के साथ स्केलर क्वांटिटी। नाम नोट कर लेना मेन मेन वाले कम से कम। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो हर्ष भैया क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी भी क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, करंट, यस सर, और करंट। दुनिया की इकलौती क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन तो दिखाते हैं। लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। In electric current, the direction represents the flow of positive charge. The direction represents the flow of positive charge. ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बताती है, और ये दुनिया की इकलौती क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो दिखाई देगी है, बट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो फाइनली पहली टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, नो नीड टू रिक्वायर द डायरेक्शन। एक ही बात से सेंस कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा हम 6 किलोमीटर घूम के आए, ठीक है, 6 किलोमीटर घूम के हमने डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर की, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि हम ये कह देते कि हम 6 किलोमीटर के नॉर्थ डायरेक्शन गए, तो वहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई, इसलिए नाम बदल गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गया। डिस्टेंस स्केलर है। स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये सारे के सारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और मेरा सिंसियर एडवाइस है कि अब तुम्हें एक बुक भी खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अब बच्चे ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही हैं, तो एक तो बुक खरीद लेना। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे आईसीएसई में, बुक एक ही काम कर सकती है, कुमार मित्तल। पुरानी खरीदोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, कोई भी एक बुक ले लो, कुमार मित्तल नहीं है कोई दूसरी हो तब भी चल जाएगी, बट एक बुक होना जरूरी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। अब आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में एक हाईलाइट करके लिख लेना, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कंफ्यूजन कराती है बच्चों को बहुत। फिर देखो, वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज हैविंग द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने ये कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट रखी है, इस पर हमने एक फोर्स लगा दी 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, लेकिन 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, इससे काम पूरा नहीं होता। हमने इसको किधर से लात मारी इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। इधर फोर्स लगाई, ऊपर बैठ गए या साइड में धक्का दे दिया, क्या किया वो बताना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। एग्जाम्पल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ठीक है, ये सारी, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
है ना, एंड मैनी मोर, बहुत सारी हो सकती है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। इनमें डायरेक्शन भी होगा एंड डायरेक्शन के साथ साथ हमें यही बताना पड़ेगा कि जो फोर्स या जो भी चीज अप्लाइड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो दोनों चीज जब होती है इन्वॉल्व, दोनों चीजें जब मिलेंगी तब वो बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि तुम्हें यहां तक किसी बात में कोई डाउट है, सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़ाई है। पहली, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, खाली मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन इज गिवन। वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नीडेड। एग्जाम्पल दोनों के याद कर लेना। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना, और बहुत सारी जो जो तुम्हें याद आ जाए, वेट, है ना, वेट हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है ना, नीचे की तरफ होता है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी सिर्फ दो डेफिनेशन खत्म हुई, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, what is vector quantity, name some scalar quantity, name some vector quantities। अब चैप्टर शुरू होता है ना, बात आती है वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्केलर की तो कोई बात नहीं, खत्म, स्केलर का काम तमाम, है ना, बस क्या होता है वो पता चल गया। चैप्टर है वेक्टर। तो सबसे पहली बात आएगी, वेक्टर में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो लिख लेना, भूल जाते हो तो, है ना, यानी कि वेक्टर में दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जनरली ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन पे, है ना, हम ये डायरेक्शन मान के चलते हैं, ऐसे, ये याद रखना पड़ेगा, इसी तरह से लोगे तुम, और कोई चीज मत लेना। नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पे आएगा ईस्ट और ये आएगा वेस्ट, ये फिक्स है, ऐसे ही लेना है तुम्हें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डायरेक्शन ऐसी लेनी पड़ेगी, वो ज्योग्राफी वाले हिसाब से नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचना कि नॉर्थ ऊपर होता है, बचपन में पढ़ाते हैं बच्चे को, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर वेस्ट इधर, ये कुछ नहीं होता। ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर वर्टिकली होता है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, नीचे होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उसमें तुम ऐसे मान के लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड होगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अब यहाँ से वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो डायरेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा कि सबसे पहली चीज ये हॉरिजॉन्टल है, तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लेंगे, है ना, उसमें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे आएंगे। और इसके अलावा डायरेक्शन बताने के लिए एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, एक वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, है ना, इनके हिसाब से पूरी डायरेक्शन हम वेक्टर की रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 2 डायमेंशन में है ना, जमीन वाला सरफेस हो गई, जमीन की फर्श मान लो तुम इसे, तो फर्श पे रिप्रेजेंट करना है तो ये आएगा। और यदि मान लो 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो हाइट भी लेनी पड़ेगी, वो बाद में लेंगे, पहले 2 डायमेंशन समझ ले फिर बाद में लेंगे। वेक्टर में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मान लो हमसे कहा 10 न्यूटन फोर्स है इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो 10 न्यूटन तो क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। हर एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले मैग्नीट्यूड तय करेंगे, ऐसा मैग्नीट्यूड लेंगे जो पेपर पे आ जाए, क्योंकि हमें पेपर पे बनाने पड़ेंगे वेक्टर। अब जैसे 10 न्यूटन है, छोटा है, हमें मालूम है पेपर का साइज जो होता है कम से कम 15 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं,
और ऐसे 18-19 सेंटीमीटर हो गया या और ज़्यादा हो सकता है, तो 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो हम ऐसे लिख देंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये ले सकते हैं 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। हम चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं 1 न्यूटन या 2 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, चाहे हमने मान लिया 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर। जब ये सपोज कर लेंगे तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। हमें क्या बनाना है, 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन का ऊपर है। कितनी लंबी लाइन खींचेंगे, मान लो हमने इस स्केल को लिया तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ये कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का था 10 न्यूटन। बट इसमें तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो डायरेक्शन बनाने के लिए हमें दो टर्म यूज करते हैं। एक तो होता है टेल, टेल का मतलब होता है सिर, और एक होता है हेड, हेड का मतलब पूंछ। ये ऐसे हेड आ गया, ये इसका सिर हो गया, किसका, हेड, वेक्टर का, और ये टेल हो गई, ये पूंछ और ये सिर। एक बार फिर से सुन लेना, हेड एंड टेल दो टर्म यूज होंगे। हेड क्या है, सिर होता है, और टेल उसकी पूंछ होती है, किसकी, वेक्टर की। तो जैसे हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये लिखा है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो हम यहां पे इसका हेड बना देंगे इस तरह। अब देखो ध्यान से, हेड किधर बन गया, नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ हेड बन गया, और टेल कहां होगी, ये टेल हो गई, ये इसकी पूंछ हो गई। तो वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा। जैसे 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन का खींचना था, हमने क्या किया, 10 न्यूटन का एक वेक्टर बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। इस लाइन के ऊपर एक तरफ हमने ये ऐसे वेक्टर का हेड बना दिया। हेड इधर क्यों बनाया, क्योंकि इसने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन, अब ये नॉर्थ की तरफ है। टेल दूसरी साइड हो गई, इसको वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर क्या है, दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेड एंड टेल की जरूरत होगी, है ना। और हेड और टेल कैसे होते हैं, वो ये टेल हो गई, ये हेड हो गई। अब एक और एग्जांपल, ये इसको खुद कोशिश करना पहले अपने पेपर में बनाने के लिए, फिर देखना क्या होता है। लिख लो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन वेस्ट डायरेक्शन चाहिए। वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन, ये तुम्हें बनाना है। अब ऑब्वियसली इस बार 25 सेंटीमीटर लंबी कॉपी तो है नहीं मान लो तुम्हारी, तो स्केल मानोगे, लिख लो क्या स्केल मान रहे हो। और बेटर है यदि आसपास में कहीं स्केल रखा हो तो स्केल यूज भी कर लेना, तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। थोड़ा बहुत यदि समझोगे तो यह समझ में आ जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड बनाना है, तो हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर को ले लें, किसके बराबर, 5 मीटर पर सेकंड। स्केल मानना हमारा काम है, कुछ भी मान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। एक काम तो ये पता चल गया। अब आता है डायरेक्शन कैसे लेंगे, और ये जानो ना, ये सब बनाने को आएंगे, इसलिए ढंग से समझ लेना बात को। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। डायरेक्शन क्या दिया है, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले हम एक लाइन खींचेंगे, कितनी, 5 सेंटीमीटर की। ये हमने लाइन खींच दी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच। अभी ये वेक्टर नहीं बना, अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तय हुआ है। कितना मैग्नीट्यूड हो गया, वो यहां लग गया 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी लाइन है, ये ब्रैकेट में अपने दिमाग में लिख लो, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने। अब हम इसका तय करेंगे हेड किधर चाहिए, किस डायरेक्शन में, इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट किधर होता है, इधर होता है, तो ये इसका हेड आएगा।
भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, हेड बनाना। हेड किधर बनेगा? इधर। ये तय करेगा कि डायरेक्शन क्या होगा, ये पता चल गया, डायरेक्शन इज वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या होगा? ये टेल होगा, ठीक है। ये कहलाता है हेड, ये कहलाता है टेल। अब ये कि यहां तक कोई डाउट हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑब्वियसली देखो शुरुआत में ही पूछ लोगे तो फायदा है, बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ये हेड ऑफ द वेक्टर हो गया, ये टेल हो गया, डायरेक्शन तुम्हारे सामने है ना, और 5 सेंटीमीटर लेंथ हमने ले ली, ये बन के तैयार हो गया, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल यही डायरेक्शन होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, और डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट लिखो, हम्म, 20 न्यूटन सेंटीमीटर ही सही रहेगा। लेने को तुम कोई भी स्केल, इंच भी ले सकते हो, बट सेंटीमीटर ही सही रहता है ना, तुम्हारी मर्जी है, वहां लिख देना पड़ेगा क्या माना तुमने ना। अब जैसे 20 सेंटीमीटर, बल्कि 20 सेंटीमीटर तो समझ में नहीं आएगा। 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स है, और इन डायरेक्शन जो दिया है, इस बार डायरेक्शन दिया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये अलग बला आ गई है, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 20 न्यूटन फोर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये चाहिए हमें। इसका क्या मतलब हुआ? अब हम क्या करेंगे, 20 न्यूटन को तो मानोगे अपने हिसाब से, मान लो, चलो इस बार तुमने मान लिया 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन मान लो, कोई आफत नहीं। ये स्केल लेना पड़ेगा, एक लाइन खींचेंगे, लेकिन अब पहले वो बना लो फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम है ये। यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में, ठीक बीच क्या हो गया? ये हो गया। कितना एंगल आएगा? 15 डिग्री का। तो अब ये कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा स्केल ऐसे बना लेते हैं। डी की जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चनों के लिए बेटा एग्जाम में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब उसने क्या कहा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन चाहिए उसको। कितना है? 5, 20 न्यूटन था, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 5 या 20। तो हम एक लाइन खींचेंगे, कितने की? 4 सेंटीमीटर की, यहां से इधर। अभी ये ध्यान से देख लेना, ऐसे कितनी लंबी लाइन होगी? 4 सेंटीमीटर लंबी। इसके ठीक बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि नॉर्थ साउथ का था, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट का तो साउथ और ईस्ट के बीचों बीच, तो ये डायरेक्शन आएगी ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई। अब अपनी कॉपी पे एक लास्ट बना दो, तो फिर आगे की बात शुरू होती है। लास्ट ही है 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये बना लो अपनी कॉपी पे लास्ट, जिससे काम खत्म हुआ आज का, इस वाले का रिप्रेजेंटेशन खत्म होगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और भैया क्या
ये टॉपिक क्या है वो समझ लेना, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, पेपर पे, है ना। अब लास्ट ये था 30 किलोग्राम, तुम चाहो तो इंच में ही मान सकते हो, कोई मना नहीं है ना, लेकिन सेंटीमीटर ठीक लगता है इसलिए मैंने सेंटीमीटर मान लिया। तो हम मान लो, ये मान लें 1 सेंटीमीटर को हम मान लें 5, और भी कल भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने मान लिया, मान लो 5 kg, ये मोमेंटम है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि m इंटू वी, ये आ गया। तो 6 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींचेंगे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। और अब किसी नहीं आया तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि बिना रिप्रेजेंटेशन के आगे काम में दिक्कत आएगी थोड़ी। अब एक लाइन खींच देंगे जो कि 6 सेंटीमीटर, पहले तो ये बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है का, वो तो ये बन गए। छोटा बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ नीचे, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब सोचो डायरेक्शन कहाँ चाहिए, साउथ वेस्ट। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 45 पे है, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 45 पे। तो ये आ गई इधर, कितनी लंबी लाइन चाहिए वो तय करो। 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट ये हो गया, ऐसे लाइन खींच देंगे। कितनी लंबी लाइन, 6 सेंटीमीटर लंबी। ये एक्चुअल में खींचनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि बाई ड्राइंग आएगा वहां पे 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ठीक। 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के लिए था, तो 6 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसे लगाई हमने, ये वेस्ट एंड साउथ थी, तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन में ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये हेड और ये टेल हो गई, ठीक। हेड और टेल ध्यान रखना, ये हेड ये टेल। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ऑन पेपर। ये पहली चीज हुई, है ना। इनका नोटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट देखो, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, लिख लो। पोजीशन वेक्टर बेसिक में ये है कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी वेक्टर जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन जहां मानेंगे वहां पे होगा। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर, है ना, ये है, जैसे हमने एक फ्रेम बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया ओ, ये ओरिजिन है। तो कोई भी वेक्टर की ओरिजिन से शुरू करके हम बना दें, जैसे हमने ये बना दिया एक वेक्टर, एक ये वेक्टर बना दिया, ठीक है। और एक वेक्टर हमने ये बना दिया, ये 2 वेक्टर बना दिया हमने। मान लो ये वेक्टर है R1, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, किसका, इस पॉइंट का, P पॉइंट का, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। ये Q पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। अब दोबारा से सुन लेना, पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से होते हैं, उस क्वेश्चन का जो ओरिजिन होगा वहां से पोजीशन वेक्टर मानते हैं। तो R1 मान लो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, R2 Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और मान लो हमसे कहा गया PQ निकालना है हमें, PQ, ठीक है। क्या निकालना है, PQ, P से Q की तरफ, ऐसे वेक्टर PQ ये निकालना है। क्या निकालना, PQ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, वो अभी आगे इसके डेरिवेशन से समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। अभी से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, जैसे PQ वेक्टर निकालना है, लिख लो R2 माइनस R1, आगे इसका डेरिवेशन भी आएगा, ठीक है, वो भी आगे डेरिवेशन भी बता दूंगा, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, तो उसमें बुक में पहले पोजीशन वेक्टर लिखा है इसलिए लिख दिया। इसको ऐसे याद कर लो, PQ इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर,
एरो बना देंगे। कहाँ से? ओरिजिन से पॉइंट, ओरिजिन टेल होगा और पॉइंट हेड होगा, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 किसका है? Q का, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर PQ का फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये माइनस क्यों आया ये अभी आगे समझ में आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी तुम अपनी कॉपी पे इसका आंसर लिख के बताओ तो बात समझ में आएगी, और हो सके तो चैट बॉक्स में लिख देना तो तसल्ली हो जाएगी कितना को समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन बताता हूँ मैं क्या है। हमें सिर्फ ये कह दिया उसने कि वेक्टर RS ये वेक्टर दिया है, इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है, ठीक। तो जैसे PQ था, जो बाद वाला होता है ना उसको पोजीशन वेक्टर पहले आता है हमेशा, ऑलवेज बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। तो ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। मतलब जैसे RS वेक्टर है तो S का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर। अब इसको लिख के देख लो क्या लिखते हो। AB इज वेक्टर AB क्या होगा, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, पूरी नहीं लिखो तो शॉर्ट में लिख दो कुछ भी। B ठीक है, बस भैया बिल्कुल ठीक है। वो भाई केवल एक ने 2 3 अब सही आने लगे, चलो ठीक है, ज्यादातर समझ गए हो, है ना। ये अभी भले ही तुम्हें लग रहा है रट रहे हो, आगे हम इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे, जब सब्ट्रैक्शन दिखाऊंगा तो डेरिवेशन भी करा दूंगा दोबारा, ठीक है ना। लेकिन वैसे याद कर लेना, वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बाद वाले का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यदि हमसे कहा गया कि हमें एम एन वेक्टर लिखना है, एम एन वेक्टर, तो इसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एन बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। और एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बनेगा, जैसे एम पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ये एम पॉइंट है, तो ये एम का पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, ये एम का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। और एन पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो एन का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। ये मान लो ओरिजिन है, और हमें क्या निकालना है? एम एन, एम एन का एम से एन की तरफ ऐसे, तो ये होगा पोजीशन वेक्टर। इसको स्मॉल एन भी लिख देते हैं ज्यादातर, है ना, ऐसे भी लिख देंगे स्मॉल एन माइनस स्मॉल एम, ये भी लिखा मिलेगा तो ये स्मॉल एम हो गया, ठीक है। वेक्टर का साइन ऐसे लगाते हैं ऊपर, ये एरो लग जाता है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब हमने दो चीजें सीखी, एक वेक्टर क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फिर इसके बाद आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब, जिसका लिख लो जीरो वेक्टर मींस अ वेक्टर having no magnitude, only the direction, ठीक है। नो मैग्नीट्यूड, इसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बट जिसमें ऐड करोगे उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो जीरो वेक्टर इज जीरो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी किसकी, वही होगी जिसमें हम ऐड कर रहे होंगे, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन हो जाती है, इन एनी डायरेक्शन। अब जैसे मान लो सपोज करो कि तुमसे कहा जाए वेक्टर ए है, इसमें एक जीरो वेक्टर ऐड कर दो, ये जीरो वेक्टर है, नाम लिख सकते हो चाहे जीरो वेक्टर, ये ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा? वेक्टर ए होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, मैग्नीट्यूड कितना? जीरो। एंड डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ ए। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें ऐड कर रहे हैं उसी की डायरेक्शन हो जाती है, ठीक। तो जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is zero, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वही डायरेक्शन हो जाएगी जिसमें हम इसको ऐड करेंगे।
फिर लिखो इक्वल वेक्टर्स, ये तो हो गए जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल only when their magnitude as well as direction both are same. मतलब दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. डायरेक्शन भी एक ही होगी और मैग्नीट्यूड भी एक होगा, उनमें से कोई भी चीज नहीं बदल सकती. मतलब क्या हुआ, यदि मान लो ये लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी. ऑल आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में होंगे. तो इक्वल वेक्टर केवल तब होता है जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो एंड डायरेक्शन भी इक्वल हो. दोनों चीज इक्वल होंगी तब वेक्टर इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते. ठीक. इसके बाद पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. दो या दो से ज्यादा वेक्टर कैसे जोड़े जाएंगे. अब यहां से क्वेश्चन वगैरह शुरू होते हैं ढंग से. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें बस इतना याद कर लेना, ऐसे चलते हैं. जैसे ये पहला वेक्टर है ना, अभी समझ लो, फिर उसके बाद लिख लो भले ही लेना. ये इसकी क्या कहलाती है, टेल, और ये क्या कहलाता है, हेड. ये दूसरा वेक्टर है, ये क्या है, हेड, ये टेल. अब हमें ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, पहले वेक्टर को बनाएंगे. ये मैं बना दे रहा हूं, ये पहला वेक्टर बन गया, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया. और दूसरे वेक्टर को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, यहां से उठा के यहां रख देंगे ऐसे. मतलब ऐसे ध्यान रखना, ये याद रखना, टेल हेड प्लस टेल फिर हेड प्लस टेल, ऐसे चलता जाता है. मतलब हर एक के हेड पे टेल रख देते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं. एच टी एच टी एच टी एच टी ऐसे जोड़ते हैं, चाहे 2 3 हो 4 हो 50 हो, कोई चिंता नहीं. अब जैसे ये वेक्टर मान लो ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है, ये दोनों जोड़ गए. ठीक है. एडिशन कैसे होगा, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह से. मतलब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल आती है. भूल जाओ तो लिख लेना, इन एडिशन सेकंड वेक्टर टेल इज ऑन फर्स्ट वेक्टर हेड. दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे आती है. एंड आगे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, resultant vector is always from tail of the first vector. tail कौन सी होगा, ये पहले वेक्टर की पूंछ, from the tail of the first vector to the head of the last vector, ये रिजल्टेंट होता है. एक बार फिर से सुनो, दो वेक्टरों को जोड़ना है, बहुत आसान बात है. पहला वेक्टर ये था, टेल ये, हेड ये, ये बना लिया हमने. अब दूसरे वेक्टर की टेल ये, हेड ये, इसको उठा के इस पे रख दिया, ऐसे बना लिया. रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के सिर को जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे आर. ये रिजल्टेंट हो गया. क्या क्या रिजल्टेंट है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको जोड़ने का. और ये ध्यान रखो, ये कभी ऐसे नहीं आएंगे जैसे मान लो एक वेक्टर 4 का है दूसरा 5 का, तो ये 9 कभी नहीं होगा, नेवर एंड नेवर, ये नहीं होने वाला. हमें इस तरह जोड़ना पड़ेगा. 9 कब हो सकता है, जब एक सीध में हो जाए, एक ऐसे हो दूसरा ऐसे हो, तब ये 4 होगा, ये 5 होगा, पहले वेक्टर की टेल है, आखिरी वेक्टर का हेड है. ये भी करके बताता हूँ. अभी उससे पहले तुम इसको खुद जोड़ो, भले ही मेरे को भेजना नहीं है, लेकिन खुद से करो, इनको जोड़ो. और प्लीज ईमानदारी से काम करना, जिससे तुम सीख पाओगे चीजों को. टफ बिल्कुल नहीं है, बट ईमानदारी दिखानी पड़ेगी. ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए,
और ये दूसरा वेक्टर है ऐसे, बल्कि स्केल से खींच देता हूं, ऐसे है, ठीक। ये वेक्टर है, इसका नाम दिया है बी। अब तुम भाई लोगों ईमानदारी पूर्वक इसको निकाल के बताओ क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऑब्वियसली आंसर तो नहीं बोल पाओगे, लेकिन बनाओ अपनी कॉपी पे, फिर मेरे वाले से मैच करना। यदि कोशिश की होगी तो ये कुछ आना चाहिए रिजल्ट। पहले हम वेक्टर ए बना देंगे, नाप के बनेगा वैसे का वैसे ही। ये वेक्टर ए, डायरेक्शन बिल्कुल ख्याल रखनी है, जिधर है उधर ही लेंगे, ठीक। अब अपनी याददाश्त के लिए ये लिख लेना, ये क्या है, टेल है, ये हेड है। इस पूरे वेक्टर को उठा के लाना है, लिफ्ट करके, है ना। इमेजिन करो यहाँ से तुम पकड़ के उठा ला, इसको यहाँ रख दिया, तो कुछ ऐसे आएगा। कलर भी रेड ही ले लेता हूँ मैं। ये देख रहे हो ना, ये तुम तो नाप के बनाओगे, स्केल से नाप के बनवाएंगे वो तो तुमसे। तो ये उठा के यहाँ आ गया। इसका नाम क्या था, वेक्टर ए था, तो वो लिख देता हूँ वेक्टर ए। ये कौन सा वेक्टर था, वेक्टर बी था ना। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वो देखो तुमने क्या बनाया ध्यान से, बस याद क्या रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पे होगा हमेशा, फ्रॉम टेल टू हेड, मतलब ये रिजल्टेंट आएगा ऐसे। और ये डायरेक्शन बनाना जरूरी है, ये बनाना भूल गए तो नंबर देना भूल जाएगा। देख लो ये क्या है, टेल है, किसकी, पहले वेक्टर की। कहाँ गया, हेड पे गया, ये रिजल्टेंट हो गया। इस पे लिख दोगे आर रिजल्टेंट किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और कल कोशिश करना है एक अपने संग डी रख लेना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पीछे के सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। आर्यन भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर इसमें अगर जैसे वेक्टर बी की हेड को और वेक्टर ए के टेल पे रख दे तो फर्क पड़ेगा क्या कोई? फिर मेथड बदल जाएगा, वो कल सिखा दूंगा वो मेथड भी। वो ओके एडिशन ऑफ सर पैडोग्राम है, दो मेथड है, दो में से कोई सा भी कर सकते हो। अभी पहले एक सिखा दूं, फिर दूसरा भी सिखा दूंगा। यस सर। तुम जो कह रहे हो मेथड ऑफ पैडोग्राम है, सारी चीजें एक दिन में नहीं, धीरे धीरे चलने दो मामले को, ठीक है ना। तो ये जो है ये मेथड है एक, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों ही सिखा दूंगा तुम्हें। ये एक मेथड हो गया। अच्छा ये जो चीज है ये एक्सटेंडेड है, उसने पूछा ये था कि इसका एक मेथड और भी है क्या, मैं वो लगा दूं, वो मेथड मैंने अभी सिखाया नहीं है ना, इसलिए वो पैरेललोग्राम मेथड होता है, वो कल सीखेंगे। अभी पहले एक सीख लो, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर का जो हेड है वो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का। हम ये काम कितने भी वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं, इट मे बी ऑन 2 3 4 5 10 20, कितने पे भी कर सकते हैं। तो अब मैं 3 पे करवाता हूँ तुमसे, और प्लीज कोशिश करना ईमानदारी से काम को बढ़ाते जाना, जिससे तुम्हें सुविधा रहेगी, बड़ी आसानी से समझ में आएंगी चीजें। लिख लो पहला वेक्टर ये है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, ऐसे वेक्टर ये है। फिर ये सेकंड वेक्टर है, कलर बदल के बना दे रहा हूं मैं तो बल्कि, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक। और थर्ड वेक्टर अजीब सा बना देता हूं जिससे कुछ मजा आए, ये थर्ड वेक्टर है, नाम रख दिया हमने ए बी सी। यदि ये तुमसे बन गया तो समझो फिर काम समझ में आ गया, पूरा बढ़िया चल रहा है मामला। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तुमसे कहा गया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी। इनका रिजल्टेंट निकाल के बताना है कैसे होगा, बाय ड्राइंग मेथड कर रहे हैं हम, है ना। कहने को बाद में कैलकुलेशन मेथड भी सीखेंगे। हो जाओ शुरू, अपनी कॉपी पे रफ बना लो, फिर चेक कर लेना।
भाई ये समझ लो, उठा उठा के लेके आना है, और हेड के ऊपर टेल रखनी होती है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरी वेक्टर की टेल। तुम भाई धीरे धीरे चेक करना शुरू करो। ये बनेगा कुछ इस डिजाइन में कि हमने सबसे पहले वेक्टर ए लिया है ना, ए क्या है, ये ऐसे, तो तुम तो स्केल से नाप के बना लेना बाद में, अभी तो रब बता दे रहा हूँ। ये वेक्टर ए ले लिया हमने, अब वेक्टर बी लेना है हमें, तो वेक्टर बी ऐसे आएगा, वेक्टर बी रेड कलर से बना दिया, नीचे की तरफ देख रहे हो ना ऐसे, तो लगभग ऐसे आएगा, ये आ गया वेक्टर बी। उठा के इसको लिफ्ट करके रख दिया, इसकी टेल इसके सिर पे, भाई इतना याद रखना, हेड टेल खेलना। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब बात आती है वेक्टर सी की तरह, वेक्टर सी है तो ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं वेक्टर सी, ये आ गया मतलब वेक्टर, ठीक, इस पे हमने लिख दिया वेक्टर सी। रूल तो नहीं छोड़ा, देखो उठा के ए के ऊपर इसको उठा के लिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, और लिफ्ट हो नहीं पाता शायद, ये नहीं तो रखी हो जाता है, ऐसे रख दिया, ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है, वो कुछ चीजें छूट गई वहीं पे। फिर मान लो इसको लिफ्ट करके रखना है, तो ये हमने यहाँ से उठाया, ये लिफ्ट करके यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है, वो टेल एंड ले आना अपने आप इसके, तो ऐसे उठा उठा के रख दिया, तो ये पोजीशन आ गई। अब क्या करना होता है, लास्ट में हमें करना होता है फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की पूंछ से आखिरी वेक्टर के सिर को जोड़ना होता है, ये जोड़, ये आ गया। तो जो काला वाला है ना, ये यहां से शुरू होके ये इसकी टेल है, ये टेल है, हेड ये हो गया, इस पे लिख देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, किस किस का सम है, ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर का साइन जरूर लगा लेना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहां तक कोई तकलीफ है तो हाथ उठा लो बेटा, उसमें ही फायदा है, क्योंकि सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए, तो ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब एक काम और करके बताते हैं, मान लो सपोज हम ऑर्डर चेंज कर दें, होपफुली पिछले चैप्टर की तरह इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि पिछले चैप्टर में सारी प्रॉब्लम की जड़ ये थी, सीबीएसई वालों को तो वो चैप्टर आता ही नहीं होगा, और आईसीएसई वाले 9th में भूल भाल गए होंगे किसने क्या किया, इसलिए दिक्कत आ रही थी पिछले चैप्टर में, वो दोबारा होगा तो समझ में आएगा। अब इस पे आ जाओ वापस घूम के, यदि हम उल्टा कर दें, मान लो मैं ऊट पटांग तरीके से जोड़ दूं, पहले सी लूं, तो वेक्टर सी पहले ले लिया मैंने, ठीक है, ये पहले वेक्टर सी ले लिया, ये रहा। अब इस पे वेक्टर बी जोड़ दिया हमने, वेक्टर बी ये रहा रेड कलर, ये वेक्टर बी जोड़ दिया, इस पे वेक्टर ए जोड़ दिया, वेक्टर ए ये रहा, और पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ दें। अब मैंने तो एक्चुअल में स्केल से नहीं बनाया, तुम फिर भी देखोगे लगभग लगभग एक से ही आएंगे यदि डायग्राम बनाओगे तो कहने का मतलब यह है कि हम कैसे भी ऐड करें डजेंट मैटर, ये भी रिजल्टेंट है, और इसमें हमने क्या किया, पहले सी जोड़ा, फिर हमने रेड कलर वाला वेक्टर बी जोड़ दिया, फिर हमने वेक्टर ए जोड़ दिया, तो हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर चेंज नहीं होता है। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी करो, या सी प्लस बी प्लस ए करो, या और जंगल मंगल कर दो, कुछ भी करो, एडिशन कैसे भी हो, रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये एडिशन बात हो गई। एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ, फिर तुम इतना पहले तैयार कर लेना और कल स्केल भी तैयार कर लेना अपने साथ। सब्ट्रैक्ट करना भी आसान काम है, ये तो ऐड करना हो गया, 2 या 2 से वेक्टर 10 20 30 कितने भी ऐड कर सकते। ठीक, यदि सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, बहुत आसान, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। कैसे होता है वो बताता हूँ, यहीं से कल सब्ट्रैक्शन से दोबारा सिखाऊंगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए। और मान लो तुमसे एक आ जाए कि ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर बी। इस बार तुमसे कहा जाए फाइंड बी माइनस ए, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है, कल कहने को मैं यहीं से शुरू करूंगा सब्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। इसको तुम ऐसे लिख लो बी प्लस और ब्रैकेट लगा लिख दो माइनस ए। इतनी गणित तो तुम जानते हो बेटे कि इसका मतलब यही होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। माइनस ए वेक्टर क्या होता है वो सीख लो। माइनस ए वेक्टर का मतलब हो गया, वो तो वही है, माइनस का मतलब डायरेक्शन बदल गई, ये माइनस ए कहलाता है। जगह बनाता हूँ, फिर बनाता हूँ उसको, ये माइनस ए हो गया, बल्कि कलर भी बदल देता हूँ। माइनस ए इसको बोलेंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर बट डायरेक्शन में उल्टा। ये ए होता है तो ये माइनस ए होता है। ठीक है, फिर से सुन लो, माइनस ए का मतलब हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब क्या करना है भाई तुम्हें, सिंपल बात, इसको इसको जोड़ना है, यही तो कहा है। प्लस, प्लस का मतलब जोड़ो, किस किस को, वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस ए को। तो जोड़ने का काम तो अभी सिखाई दिया, सिखा दिया तो वो ये था। यहीं से लास्ट से शुरू करूंगा बेटे, सब्ट्रैक्शन से ही काम शुरू होगा, लेकिन फिर भी एक सिखा दे रहा हूं। अब ये आ गया वेक्टर बी, वेक्टर बी ये बना दिया मैंने, कलर भी वही लेता हूं, ये वेक्टर बी बना दिया। फिर प्लस करना है किसको, माइनस ए वेक्टर को, तो माइनस ए वेक्टर तो ये माइनस ए वेक्टर ये बना दिया मैंने, ये माइनस ए वेक्टर बना दिया। यहां लिख भी देता हूं, ये कौन सा वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर था, ये वेक्टर बी था। हमने दो वेक्टर को ऐड किया, रिजल्टेंट का क्या तरीका सिखाया था, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट, ये पहले की पूंछ, पहला वेक्टर बी है, पहले की पूंछ से आखिरी के सिर को मिला दो, ये बन गया। तो इसको बोलेंगे आर इज इक्वल्स टू, क्या क्या जोड़ा, वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए, ये जोड़ा, या सीधे सीधे लिख देंगे रिजल्टेंट इज बी माइनस ए। यहीं से कल कंटिन्यू होगा, ठीक है। और प्लस वो जो आर्यन भैया ने बात पूछी थी, दूसरा मेथड है ना, वो भी आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा। अब तुम इतने में कोई डाउट हो तो फोन कर लेना, बेटर है ना। बाकी यहाँ तक का काम तैयार करके आना तो आगे की बात समझ में आ जाएगी। मैथ्स की बात बेटे बन नहीं पा रही है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए एक बार मैं ग्रुप पे डाल के देखता हूँ कि तारुषी से पढ़ने को ये तैयार हो गए 5-6 बच्चे, तो मैं शुरू कर दूंगा। कल का टाइम वाइम डालता हूँ ग्रुप पे, यदि ये बात बनती है तो बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को टाइम बिल्कुल मिल नहीं पा रहा, और ना ज़्यादा तबीयत साथ देगी, दोनों ही बातें। पहले जब बात हुई थी तो तबीयत ठीक थी, अब बिल्कुल हिसाब बैठ नहीं रहा अगले बैच का, इसलिए दिक्कत आ रही है।